अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान आपके सामने मौजूद हूँ। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद है एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत ही शुक्रिया कि आप हमारे चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। आज हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी थी, तो उस रिक्वेस्ट के हवाले से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है, इससे पहले टाइटल पढ़ने से पहले बताऊँ कि मनीष गमित ने जो है ये रिक्वेस्ट भेजी थी और बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पे ये रिएक्शन दे रहे हैं। तो वीडियो का टाइटल है क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। तो आगे हिंदी में लिखा है, तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। ये मईशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मुल्क टोटल केओस में वजीर आजम के जाने से मईशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने देश की बदतर होती इकोनॉमी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया, यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख, अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए। क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाली झोली लेकर वापस आना पड़ा है। तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कहते उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने, डिस्कस के हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता हो रहा है अभी तक। पैसे उनकी तरफ से नहीं दिए, नहीं ना दिए हैं और ना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयानक महंगाई आने वाली है। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के साथ ही डबल गेम खेल दिया है। मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर से कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे में इसीलिए यह सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या जैसी हालत अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुई और जैसी हालत वहां पे चल रही है, क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन सकते हैं। चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं, सेना बुलानी पड़ी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, PM का घर जला दिया गया, दूसरे नेताओं का घर जला दिया गया, नेताओं के साथ जो बड़े नेता हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में भयंकर क्योस की स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली राह पर चल निकला है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस, सबूत और सही जानकारी के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। ये जो सवाल हैं, इसके जवाब का पहला सिरा हमें मिलेगा पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू से। इस वक्त $1 की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपए है, ये दिखाने के लिए मैं आपको सीधे पाकिस्तानी वेबसाइट forex.pk पर लेकर चलता हूँ। 10 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे $1 की कीमत थी 190 पाकिस्तानी रुपए। डॉलर का इतना ज्यादा महंगा होना बताता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं है।
अगर आप पाकिस्तानी रुपए की तुलना भारतीय रुपए से करते हैं तो ये देखिए, एक भारतीय रुपए की कीमत दोगुनी हो चुकी है। एक भारतीय रुपए की कीमत है 2 रुपए 10 पैसे पाकिस्तानी रुपया। वहीं अगर श्रीलंका की करेंसी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 श्रीलंका रुपए है। यानी श्रीलंका की करेंसी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो श्रीलंका वाली हालत बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल में पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत कभी नहीं रही जैसी आज है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों पहुंचा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर है? क्यों इतनी स्थिति खराब है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अभी जो सरकार थी, यानी इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारने के लिए क्या किया या डुबोने के लिए क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इमरान खान जब आए थे तब पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी, और 4 साल बाद इमरान खान जब चले गए तब वो किस हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब। इन्होंने पिछले 3 हफ्तों में कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। इन्हीं में से एक आंकड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 52 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने कर्ज लिया 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। जब इमरान खान पीएम बने, यानी 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक, तब जो कर्ज लिया उन्होंने वो है 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 58% था, जबकि इमरान खान ने अगले 4 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 42% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहां लाकर छोड़ा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वही इमरान खान थे जो पीएम बनने से पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज मांगने नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो खान साहब कुर्सी पर रहे नहीं, वो चले गए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई की बड़ी याद आ रही है। याकूब भाई को कई सारे रिएक्शन वीडियोस में मैंने ये कहते सुना था, मतलब अमूमन जब भी इमरान खान की बात होती थी, देश पर चढ़ रहे कर्जे की बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई इमरान भागेगा नहीं, सारा कर्जा उतार कर जाएगा। तो भाई अब मैं याकूब भाई से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए भाई कि इमरान खान ने जो 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया है वो कैसे और कब उतारेंगे? मेरे हिसाब से खान साहब इमोशनल तरीके से देश को चलाना चाहते थे। अभी भी जो वो भाषण दे रहे हैं वो सारा इमोशनल एंगल है उसमें। तो खान साहब इकॉनमी को मैनेज नहीं कर पाए, देश को मैनेज नहीं कर पाए। और देश को मैनेज करना बिल्कुल एक किसी बड़ी कंपनी जैसे चलाई जाती है, ठीक वैसे ही चलाया जाता है। तो कैसे मैनेज की जाती है कंपनी और कैसे इसका प्रभाव देश की लीडरशिप पे भी पड़ता है, तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया में जो मौजूद कुछ टॉप ब्रांड्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं या वो टॉप ब्रांड्स कैसे अपने आप को इंडिया में मैनेज करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है, उसका नाम है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि कैसे मैनेज किया जाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी पाकिस्तान में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसके लिए सिर्फ इमरान खान का कर्ज लेना ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इमरान खान के वो गलत फैसले भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को भारी महंगाई से
दो चार होना पड़ रहा है। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम ने इसे लेकर भी एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 और साल 2022 के बीच कंज्यूमर प्राइसेस, सेंसिटिव प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस की तुलना की है। और ये डेटा उनका अपना नहीं है बल्कि पीबीएस का है। इसके मुताबिक साल 2018 में कंज्यूमर प्राइसेस जहां 5.8% अप थे, वहीं साल 2022 में ये 13.4% अप हैं। सेंसिटिव प्राइसेस साल 2018 में जहां 3.3% पर था, वहीं साल 2022 में 14.2% अप है। होलसेल प्राइसेस 2018 में जहां 11% अप था, वहीं इस साल 28% अप है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है, किस तरह वो अपना घर चला रही है, इनफैक्ट किस तरह वो खाना खा पा रही है। खैर, अब इमरान खान पीएम की कुर्सी पर तो रहे नहीं, लेकिन उनका लिया कर्जा मौजूद है और वो मौजूदा सरकार पर बेहद भारी पड़ने वाला है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे वहां से कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को वेंटिलेटर से हटा सकता है। तो सऊदी अरब के दौरे के बाद अच्छी खबर आई। 1 मई को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज़ ने खबर दी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $8 बिलियन का राहत पैकेज मिल रहा है। साथ ही ये भी कहा गया था कि सऊदी अरब से जो तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, उसे भी दोगुना करने का पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था। यानी $1.2 बिलियन से $2.4 बिलियन करने का प्रस्ताव था, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर थी। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब दूर हट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को फौरन नजर लग जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब खबर ये है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात ही नहीं की थी। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहाँ द न्यूज़ ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मल असलम हैं, उन्होंने 2 चीज़ें बड़ी अहम जो हैं अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, ज़बरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज, जिनका नाम ले रहे थे, वो मुजम्मिल असलम हैं। फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI के प्रवक्ता हैं, इकॉनमी और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दावा किया है कि ना तो IMF $2 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन देने वाला है, ना ही सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ मिला है। असलम साहब का कहना है कि खुद PM शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए असलम साहब ने पूछा है कि क्यों फेक न्यूज़ दी जा रही है। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है जिसमें इशाक डार का जिक्र किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और PMLN के नेता हैं। उन्होंने IMF की डील पर क्या कहा है आपको सुनवा देता हूं। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ, अब आवाम के इंटरेस्ट में बात करें। जो हमारी जो महंगाई का तूफान है, आवाम को अगर आपने अपने हाथों से अपना बिल्कुल उनका गला दबाना तो वो और बात है। डॉक्टर साहब, अगर IMF ने इनकार कर दिया और कहा कि $1 बिलियन और आप तो अब बल्कि $6 बिलियन के पैकेज को $8 बिलियन करने की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? किसने जो $8 बिलियन हो गया? नहीं, ये प्रपोजल गया है ना, 6 बिलियन से $8 बिलियन का प्रपोजल गया है ना, ये कि हम इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं IMF प्लान को और 6 बिलियन पैकेज को $8 बिलियन कर देते हैं। प्रपोजल तो बहुत जाते हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने कहीं नहीं कहा 8 बिलियन करेंगे, उन्होंने कहीं नहीं कहा बढ़ाएंगे। देखिए, हम इस तरह की जो मिसलीडिंग जो है ना जी डिस्कशन को अवॉइड करें। Who are they to tell us कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? Who are they to tell us कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेके अपना बेड़ा गर्क कर रहा है। यानी कुछ झोलमाल तो है, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला था, जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी उस पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं IMF वाले। अब उन्होंने कहा है कि दोहा में वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेंगे। IMF वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि दोहा में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए, इस मीटिंग के लिए भी IMF वालों ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब ये शर्त क्या है मैं आपको खुद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि IMF ने
क्या शर्त रखी है? दोहा में आईएमएफ के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में, पाकिस्तान के डेलीगेशन से, जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है, 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की, असल कीमत है जी वो असल लागू आपने करते हैं, सब्सिडी ठीक है। 15 तक खत्म कर दी, हाँ, तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। इसका मतलब पेट्रोल महंगा होगा। यानी एक तरह से आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लटका दिया है कि जब तक आप उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होती तो कर्ज मिलने में परेशानी नहीं होती। अब आईएमएफ हो या फिर सऊदी अरब, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने इसी 7 मई को खबर दी थी कि सऊदी अरब से पहले मिले $3 बिलियन के लोन पर पाकिस्तान एक्सटेंशन मांग रहा है। इसके बाद 10 मई को इसी द न्यूज ने खबर दी कि सऊदी अरब से $3 बिलियन मिलने वाले थे, उसे उसने आईएमएफ के साथ जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि $3 बिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान आईएमएफ की पुरानी शर्तों पर वापस लौटेगा। अब आईएमएफ की पुरानी शर्तें क्या थी? शर्त यह थी कि पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी दी जा रही है वो हटाई जाए, गैस की सब्सिडी हटाई जाए, बिजली की सब्सिडी हटाई जाए। और अगर ये सारी सब्सिडी हटा दी गई तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी फिर से महंगी होंगी, और ना सिर्फ महंगी होंगी इनकी कीमतें, बल्कि इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है आईएमएफ ने कहा है उसको हटानी, यानी कि और एक्स्ट्रा रुपए भी जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान ने हटने से पहले जो लोक लुभावन आवाम को खुश करने के लिए जो घुट्टी पिलाई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, वो सब हटने वाली है। बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा न खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा, और पेट्रोल की कीमत भी ये यहां तक ले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज करने के लिए खत लिख दिया है। वज़ीर आज़म को खत लिखते हुए उन्होंने कहा, लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल्स में लाने के लिए हुकूमत मुराद फराहम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा कर दें। आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता क्यों बेच रहे हैं? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। महंगाई आगे कहां जाने वाली है, ये तो सोच सोच कर ही मुझे अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इसी बीच एक और काम हुआ है। ये काम हुआ है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ से। चीन ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। चीन से जो पैसे पाकिस्तान ने बतौर कर्ज लिए हैं, उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने वापस करने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन से मिन्नत की है कि ये पैसे वापस ना लें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग पर न तो जवाब दिया है और ना ही शहबाज शरीफ को चीन के दौरे के लिए क्लियरेंस दी है। चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर्स लिए थे हमने। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट जो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात खैरियत। अच्छा, आयरन ब्रदर चीन ने सिर्फ यही नहीं किया कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भैया आना क्यों है, वो जानता है कि पैसे मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उसने एक दूसरा गेम भी चालू कर दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां हैं, तो उसने अपनी ही कंपनियों के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसका असर यह हुआ है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है, और यह धमकी इतनी बड़ी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई
तो पाकिस्तान की बत्ती गुल होना लाजमी। पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की इसी साल 9 मार्च की इस रिपोर्ट को देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि चीनी कंपनियां पावर प्रोजेक्ट में अपना 12 अरब 35 करोड़ रुपए का बकाया मांग रही हैं। इसमें बताया गया है कि पेमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट करें। ये बकाया पैसे मटियारी लाहौर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए है। अब इसी डॉन न्यूज की वेबसाइट ने 10 मई को एक और खबर छापी है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि चीनी पावर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 300 बिलियन रुपए की पेमेंट अगर नहीं की जाती है तो वो पावर प्लांट बंद कर देंगे। खबर में बताया गया है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पेमेंट नहीं होने की सूरत में वो पावर प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। साफ है पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। ना तो IMF उसकी बात सुन रहा है, ना सऊदी अरब से उसे पैसे मिल रहे हैं और ना ही चीन ही उसकी मदद करने को तैयार है। अब इस 3 तरफा मुसीबत में घिरे हुए पाकिस्तान को क्या महसूस हो रहा है, आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने भारत के एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। सतिंदर जीत सिंह साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने एडवांस्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। आप सब तो जानते ही हैं कि IIM अहमदाबाद का नाम भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शुमार किया जाता है। मैंने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे फ्री फॉल हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं क्या? इन द करंट सिनेरियोज जब एक्सपोर्ट्स कम हैं जैसा कि पाकिस्तान के केस में है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तानी रुपीस है वो और नीचे गिरेगा, वो और डीवैल्यू होगा। और क्योंकि ये जो मामला है ये साथ में लोन्स का भी है, तो उसकी जो रीपेमेंट है उसके लिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स आपकी जो लोकल आवाम है उससे कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लिटिल हायर क्लास है इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा, वो गरीबी बढ़ती जाएगी। सो ये जो है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लॉस है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो उनके ऊपर से हट जाएगा। मगर एट द सेम टाइम वो जो गवर्नमेंट जो जिसको इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो है ये इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करता है, और ये जो अनरेस्ट है ये टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सपर्ट जो हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि क्यों पाकिस्तान को चिंतित होने की जरूरत है, क्यों पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। आप फारूक सलीम का ये ट्वीट देखिए। जैसे श्रीलंका 12 अप्रैल को डिफॉल्टर हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद सोशल अनरेस्ट भड़का। 9 मई को हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आनी शुरू हो चुकी है। इस पर मैंने भारत के इकोनॉमी एक्सपर्ट सतिंदर जीत सिंह से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसे देखते हुए भविष्य क्या लग रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस है 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको मंथली चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उनको करना है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो मैं हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट को आता हुआ देख रहा हूँ, और जो उनका इनकम गैप वर्सेस जो पेमेंट गैप है, जो लायबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह के करंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट ऑनगोइंग कंसर्न। मतलब वो ऑलमोस्ट एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वो इस तरह के सिनेरियो में है। शायद 5-6 महीने चीज़ें फिर भी स्टेबल चलेंगी, बट मे बी 2 साल के बाद ये सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिस तरह की उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरह के उनके लीगल सिस्टम्स हैं, जिस तरह के वहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट।
So it is not a favorable environment for a business to grow, especially when it comes to FDI. तो मैं ओवरऑल आने वाले टाइम में सिचुएशंस को बदतर पे बदतर होता हुआ देख रहा हूँ। आई होप किसी तरह से वो संभल जाए। भारतीय इकोनॉमी एक्सपर्ट की बातों को पाकिस्तानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फारूक सलीम साहब ने खतरे को आगाह करते हुए क्या ट्वीट किया है। डॉलर 191 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 900 अतिरिक्त पॉइंट्स की गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ 10.44 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद हफ्ते भर के लिए भी काफी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत है। सरकार लंदन में है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। यानी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान और भी नए कर्जे मांग रहा है, तो ऐसे में कर्ज पर एक देश को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है, कैसे वो देश कर्ज पर सस्टेन करेगा आगे? तो इस पर मैंने सतिंदरजीत सिंह से पूछा, तो देखिए उनका जवाब क्या था। लोन हर कंट्री लेती है। जब कंट्री लोन लेती है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी तरह के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, किसी तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है। मगर अगर आपने वो लोन लिया और उसको कंज्यूम कर लिया और कोई एडिशनल आउटपुट आपने नहीं निकाला, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? उसका जो लोड है वो आम आवाम पे पड़ेगा। अब अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया है, तो जैसे अगर आपने डॉलर में लोन लिया है तो आपको चुकाना भी डॉलर में ही पड़ेगा। हो सकता है आपने लोन 20 साल पहले लिया हो, तब डॉलर की जो वैल्यू आपकी करेंसी में है वो कम हो, मगर अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी इकट्ठा करके डॉलर खरीदने पड़े और उसके बाद लोन रीपे करना पड़े, तो उस तरह के सिनेरियो में बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी रेट पे। तो इस तरह के सिनेरियो में जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम होती है पर पर्सन बाकी चीज़ों के लिए, मे बी एजुकेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, वो कम हो जाती है। तो जो पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी कंट्री में, जो कोई भी कंट्री कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। सो लोन पे लोन लेकर कभी भी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। साफ है, जो आसार दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो भारत के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए गए इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी हालत होगी, केओस मचेगा, तो अनरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एनालिटिकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर हाँ, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज़ आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसकी वजह से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी जानकारी फ़ौरन मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, कि मैं तो काफ़ी सारी जो मुझे मालूमात नहीं थी वो इस वीडियो को देख के काफ़ी सारी मालूमात में मेरी इजाफ़ा हो गया। और जिस तरह हम लोग खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं, पाकिस्तान का जो हाल है वो लाजिम बात है कि एक महंगाई दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जो गरीब तबका है वो बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ़ों में, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है नहीं। काफ़ी सारी फैक्ट्रियाँ जो है बंद हो चुकी हैं और आपको तो पता ही है कि हाल ही में जो है कोविड से जो है हम लोगों ने जो है छुटकारा हासिल किया है। इतनी तकलीफ़ों में जो है कोविड के जो मामला थे उसमें लोगों के घर नहीं चल रहे थे, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, तो महंगाई तो बढ़ नहीं थी और महंगाई बढ़ भी रही है। और वैसे भी हम लोग जो है ना कर्ज़े तले दबे हुए हैं काफ़ी अरसा दराज से, जब से कि ये पाकिस्तान वजूद में आया, कि हम पैसा ले लेके अपने ऊपर जो है ना इतना ज़्यादा वज़न डालते रहे और उसके अगेंस्ट में हमने कुछ ऐसी तैयारी नहीं की कि जिससे कि इसका छुटकारा हासिल हो जाए। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों से कर्ज़ा लिया वो लोग हमें
हमें देते रहे और ये सोच के कि नहीं चलें, इनको इनकी एक ज़रूरत है, इनको चाहिए इनको दे दो, इनको चाहिए इनको दे दो। लेकिन जो भी बंदा जो भी मुल्क कर्ज़ा देता है या IMF कर्ज़ा देता है तो उनके अपने भी जो है कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि भाई ठीक है जी, हम आपको इतने पैसे देंगे तो उसके अगेंस्ट में आपने ये करना है, ये देंगे तो इतना ये करना है, तो वो बेनिफिट भी उनको मिलते रहे। लेकिन कर्ज़ा अपनी जगह पर मौजूद है, बल्कि वो कर्ज़ा अब डबल हो चुका है। तो आपको तो दोस्तों आपको पता ही है कि हम किस जगह पर खड़े हुए हैं और जो हमारा हाल होने वाला है वो भी दुनिया उसके ऊपर जो है नज़रसानी रख रही है कि भाई इनका भी क्या पता शायद कि श्रीलंका वाला हाल हो जाए। तो जब तक कि हम अपनी तैयारी नहीं करेंगे और ऐसी चीज़ों को जो है हाईलाइट नहीं करेंगे और ऐसी पॉलिसी अप्लाई नहीं करेंगे जिससे कि हम इन कर्ज़ों का जो है ना छुटकारा हासिल कर लें, कि अपना कर्ज़ा जो दिया हुआ है वो वापस कर दें और एक पूरी दुनिया जिस तरह ज़िंदगी गुजार रही है उस तरह हम भी ज़िंदगी गुजारें बग़ैर कर्ज़े के। तो जब तक कि आवाम की सपोर्ट गवर्नमेंट को नहीं होगी और आवाम खुश नहीं होगी गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती। यही हाल जो है आपने देखा कि लास्ट जो गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की, उसमें हम लोग बहुत खुश थे कि इमरान खान साहब आ रहे हैं, इमरान खान साहब आ रहे हैं। तो काफ़ी सारी नौजवान तबके ने जो है बड़ी खुशियाँ मनाई कि भाई अब जो है मुल्क बदल जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, बड़े बड़े नारे लगाए और IMF से फिर दोबारा से कर्ज़ा ले लिया और इतना कर्ज़ा ले लिया कि यानी कि जो हमने इतने सालों में लिया वो 3 सालों में जो उससे भी ज़्यादा ले लिया। तो अब कर्ज़े तले मज़ीद दब गए। लेकिन ये उम्मीदें लगाई गई थी इमरान खान साहब से कि भाई काफ़ी सारी चेंज आ जाएगी, मुल्क तरक्की करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा और जो है एजुकेशन जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी और फैक्ट्रियाँ लगेंगी, बाहर से जो है ना पैसा आएगा, ये बाहर के दौरे करेंगे, पूरी दुनिया से जो है ना इनके रवाबित अच्छे हो जाएंगे। तो वो तमाम तर चीज़ें जो है फ़ेल हो गई। बदकिस्मती की बात यह है कि कोविड आ गया, फिर उसके अगेंस्ट में जो इनकी पॉलिसीज़ थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि इनकी जो खारजा पॉलिसी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि भाई दूसरे मुल्कों में जाके रवाबित अच्छे करते हैं, जैसे कि मोदी जी ने किए हुए, उनकी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी है। तो ऐसा है कि हर मुल्क जो है ना वो चाहता है कि मेरे मुल्क में जो है तरक्की हो, हर मुल्क ये चाहता है कि मेरे मुल्क में जो है ना मेरे मुल्क की आवाम जो है खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो ये समझे कि एक कंपनी है कि जिस तरह की मल्टीनेशनल कंपनी होती है कि भाई वो अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहती है कि भाई मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा चले, मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा। कंपटीटर के ऊपर जो नज़रसानी रखी जाती है कि ये मेरा कंपटीटर है और मैं इसको जो है ना बीट करना चाहता हूँ, कि क्या ऐसी हिकमत अमली अप्लाई की जाए कि मेरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बिके और उनकी जो है मैं जो प्रोडक्ट चल रही है वो उसको जो है मैं बीट कर जाऊँ और अपने टारगेट जो अचीव कर जाऊँ। तो हर कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपनी पॉलिसियाँ रखते हैं कि जो मुल्की सालमियत के लिए जो है ज़्यादा जो है सूदमंद साबित होती हैं, कारआमद होती हैं कि भाई हम अगर ये पॉलिसी देंगे तो हमारे जो बच्चे हैं, हमारे मुल्क में रहने वाले जो गरीब गुरबा हैं या जो भी अवाम है उनको जो है ये बेनिफिट मिलेंगे। तो जो भी पैसा वो मुल्क में लगाते हैं उसके अगेंस्ट में जो उसका जो है बेनिफिट मिलता रहता है कि जैसे आपने एक रोड बनाया तो उसका नाका चुंगी आ रहा है तो वो रोड के पैसे तकरीबन जो है 1 साल में जो पूरे हो गए, फिर आपने दूसरा रोड बना दिया, तीसरा बना दिया, तो इस तरह जो है आमदनी के ज़रिए जो है स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई लास्ट गवर्नमेंट में और जो रवाबित थे दुनिया के साथ वो भी हमारे कोई इतने अच्छे नहीं हुए और जिन जिन कंट्री के साथ हमारे अच्छे रवाबित रहे हैं उनसे भी हमारे रवाबित वो नहीं रहे कि जो कि होने चाहिए थे। एक ज़माने में पाकिस्तान जो है श्रीलंका की काफ़ी सारी हेल्प करता था और जहाँ पर भी एक बात होती थी कि भाई फ़लाना मुल्क जो है बहुत ज़्यादा क्राइसिस में है या कहीं ज़लज़ला आ गया है या कोई जो है ना आफत आ गई है, तो उसमें यहाँ से पाकिस्तान से अद्वियात और कंबल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है ना यहाँ से जहाज़ में भर के जो भेजी जाती थी। आज अगर हम गिर गए हैं तो इसका हल तलाश करना चाहिए। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि काफ़ी दिनों से जो है ना इस पर जो है ना चर्चा रहा है कि क्या पाकिस्तान भी जो है श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए होता है। तो सहारा अगर हम लोग सब मिलकर बन जाएं तो ये मुल्क जो है खसारे में नहीं जा सकता। उसकी वजह ये कि देखें कि हर आदमी खा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा खाना खाए बगैर सो रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि हर आदमी तीनों टाइम का खाना भी खा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्चे भी कर रहा है। अगर वो नाश्ता लेने के लिए जा रहा है तो वो मक्खन भी लेके आ रहा है, अगर वो नाश्ता लेने जा रहा है तो अंडे भी लेके आ रहेगा। तो माना खाना पीना जो है वैसे ही चल रहा है जैसे कि थे
जिस तरह के चल ही रहा था, बल्कि मैं समझता हूँ कि मज़ीद जो है अपने हम लोगों ने जो है अपने अखराजात जो बढ़ाएं, तो पहले तो ये कि अपने अखराजात को जो है कम किए जाए, और दूसरा ये कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की बका के लिए, मुल्क अगर डूब रहा है तो उसको जो है सहारा बनना चाहिए, बजाय इसके कि ये हम लोग तनकीद निगारी एक दूसरे के ऊपर करें। मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि जब हम लोग ये कहते हैं कि ये जो है भिखारी बन के चले गए थे, ये भिखारी हैं, यूँ हैं, हम भिखारी हो गए, तो ये अल्फाज, आप पढ़े लिखे लोग हो, आप जो है माशरे के अच्छे शहरी हो और अच्छी अच्छी पोस्टों पर बैठे हुए हो, और मैं समझता हूँ कि जो मिनिस्ट्री में है वो लोग भी जो है ना इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं बड़ी एक शर्म वाली बात है कि जब इतनी पढ़ी लिखी कौम हो और जहाँ पर जो है एजुकेशन आपको जो है सिखाती है कि भाई आप किसी को जो है ना तनकीद निगारी नहीं करें और किसी के ऊपर जो हिट नहीं करें। ठीक है, गलतियाँ होती हैं इंसान से, अगर जिन लोगों से गलतियाँ हो गई, अगर एक गिलास टूट जाता है और वो टूटने के बाद जो है आप उसको देख रहे हो भाई ये टूटा क्यों है और ये तोड़ा किसने है। अब हम लोग जो है इन दो चीज़ों पर रुके हुए हैं, ये गिलास टूट गया और ये तोड़ा किसने, इसने तोड़ा है, इसको यूँ करो, इसको यूँ करो, इसको यूँ, बजाय इसके कि हम वो गिलास टूट गया, टूटना था टूट गया, आगे तो चलें, आगे तो मामला को सीधे करें, हल तो तलाश करें। हल क्या है, हल की तरफ जाना चाहिए कि भाई फ़लाने ने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, उनकी गवर्नमेंट अच्छी थी, ये नहीं था, वो नहीं था। तो होना ये चाहिए कि जब कोई इलेक्टेड वज़ीर आज़म आ जाता है तो उसकी रेस्पेक्ट भी की जाती है कि भाई ठीक है जी ये इलेक्टेड वज़ीर आज़म है। जब इलेक्टेड वज़ीर आज़म आ गया, आपका काम है, अगर आप अपोजिशन में भी हैं तो आप उनको अच्छे मशवरे दें ताकि मुल्क जो है आगे बढ़े। दोस्तों, बात में ये कर रहा था कि हाँ, हमें चाहिए कि हम अपने हल की तरफ आएँ कि हमें इसका हल तलाश करना है, किस तरह हल तलाश करना है। एक तो ये कि जो इलेक्टेड वज़ीर आज़म है लाजिम बात है उन्हीं की चलेगी, वही पॉलिसी अपनी अप्लाई करेंगे, वही पॉलिसी जो है ना यूटिलाइज़ करेंगे, पूरी दुनिया से रवाबित वही रखेंगे। तो हमें चाहिए कि हमारी पॉलिसी जो है ऐसी होनी चाहिए कि जो कि मुल्क में जो है एक बिल्कुल चेंज लेके आ जाए। एक तो ये कि हमारी खारजा पॉलिसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दूसरा ये कि चेक एंड बैलेंस जब किसी भी जगह पर नहीं होगा तो वो मुल्क तरक्की कर ही नहीं सकता। जब आप एक ये मैंने शायद पहले भी बताया कि मल्टीनेशनल कंपनी की तरह जो है ना ये जो है मुल्क होते हैं और जो उसको उसी तरीके से चलाया जाता है कि आप अपने कंपटीटर को देखें, आपने कोई चीज़ बनाई है, उसको आपने बेचना है, बेचने वाले को ट्रेन करेंगे आप इसको बेच के आएँ। अब जैसे कि हमारा टेक्सटाइल का जो है बहुत बड़ा जो है यहाँ पर जो है काम है, तो टेक्सटाइल के हवाले से आप ऑर्डर लेके आएँ और मुल्क में जो है यहाँ पर जो है जो भी चीज़ें ऑर्डर आएंगी, जो बनेगी चीज़ें वो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उससे मुल्क में पैसा आएगा। एक्सपोर्ट को जो है अपना जो है बढ़ाना है तो इतनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं, इतनी सारी जो है ना यहाँ पर ऑटो पार्ट्स बनाने वाली कंपनियाँ हैं, तो उनको ऑटो पार्ट्स ऐसे बनानी चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा मजबूत हों ताकि जो भी यूज़ करने वाला हो वो ये बोले कि यार मेड इन पाकिस्तान का जो है ना ये जो इनका जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है। तो आप अपनी चीज़ों को जो है यूज़ करें, बजाय इसके कि बाहर से चीज़ों को मंगवा कर जो है यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि जैसे बहुत सारी जो है ना जूसेस वगैरह हैं, ये परफ्यूम है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बाहर से इंपोर्ट होकर आती हैं, हम लोग जो है ना उनको यूज़ करते हैं और ये कहते हैं भाई ये मेड इन चाइना है, मेड इन जापान है, हम तो जापानी चीज़ यूज़ करते हैं, अपने आप को फ़ख्र महसूस करते हैं। बजाय इसके कि हम लोग अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग करें और उन्हीं चीज़ों को जो है यूटिलाइज़ करें तो हमारा मुल्क जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है। और ये जो कर्ज़ा है ये उतरने में कोई टाइम नहीं लगेगा। मेरे जहन में जो बात आ रही है वो ये है कि वो ये बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने कर्ज़ा ही उतारना है और लाजिमात है कि इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे जो है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं तो वो थोड़ा सा आगे बढ़कर जो है ना अपना हिस्सा इसमें शामिल करें। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के CEO हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनकी बड़ी बड़ी सैलरियाँ हैं, वो थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करें कि मुल्क को जो है बचाने के लिए। मुल्क अगर जो है उसके ऊपर कर्ज़ा चढ़ा हुआ है तो वो अपनी सैलरियों में से जो है ना कुछ पैसा जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट को दें। और मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि जो मिनिस्ट्री में लोग बैठे हुए हैं, इतने सारे मिनिस्टर हैं कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, तो उनको चाहिए कि वो अपनी सैलरी जो है हाफ़ कर लें, अपनी हाफ़ सैलरी जो है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट में जमा करा दें। एक ज़माना ऐसा भी था कि जब पाकिस्तान बना तो कागज़ के पैसे नहीं थे, तो लियाकत अली ख़ान ने जो है वो पैसे दिए और मुल्क को जो है चलाने के लिए जो है ना काफ़ी सारे लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, जो कि आज भी हम जो है उन्हें याद रखते हैं। तो ऐसा अब भी हो सकता है कि अगर आप चाहें कि अपने अखराजात, आपको गाड़ियाँ दी हुई हैं, इतना सारा फ्यूल मिलता है आपको गाड़ियों का, इतने सारे आपके पास नौकर चाकर रखे हुए हैं, तो वो तमाम तरह चीज़ें जो है कम कर दीजिए। अपने अखराजात को कम करके मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए अपना पैसा जो है, अपनी सैलरियाँ जो है खुश होके कि भाई हम जो है अपनी सैलरी जो है ना, हमारे इतने खर्चे हैं, बजाय इसके कि हम जो है 2.5 लाख रुपए ले रहे हैं, हम 2 लाख रुपए ले लेंगे, 50,000 रुपये जो है मुल्क की सालमियत के लिए जो है आप जो है जमा कराएं ताकि जो है मुल्क जो है आगे बढ़े। सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए कि भाई हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, ये हमने पैसे दे दिए, आवाम तो फिर आपके पीछे खड़ी हुई है।
और इससे पहले भी काफ़ी सारे जो है ऐसे हालात हुए, जैसे कि कोविड-19 आया, तो उसमें भी तो हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलजुल कर जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट किया और मुल्क को जो है चलाया। तो हमें चाहिए कि हम अपने मामलात को जो है ख़ुद निपटाएं, बजाय इसके कि हम किसी और को जाके अपना जो है रोना रोएं। तो हर आदमी जो है हंसता है कि भाई ये तो जो है ना डूब रहे हैं, ये तो डूब रहे हैं। तो डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, और वो सहारा जो है हम सब खुद मिलकर अगर बन जाएं और इस मुल्क को जो है चार चांद लग सकते हैं। तो ऐसा इतना का बड़ा मसला नहीं है। और जब आप देखें कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है जैसे इंडिया, और मोदी जी की पॉलिसी देखें आप, उन्होंने अपनी अच्छी पॉलिसी की बिना पर एक आज अपना जो है वरवला जो है पूरी दुनिया में मनाया। उसकी एक ज़िंदा मिसाल आपको नज़र आ रही है कि मोदी जी की पॉलिसियाँ, उन्होंने फ्री ट्रेड जो है ना पॉलिसी रखी और पूरी दुनिया से रवाबित उनके अच्छे थे, कारजा पॉलिसी अच्छी थी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग की, एक्सपोर्ट को कम किया, एक्सपोर्ट को बढ़ाया और इंपोर्ट को कम किया। यानी कि अभी हाल ही में जो है बहुत सारे ऐसे मामला हुए कि जो चीज़ उन्हें चाहिए थी कि भाई पाम ऑयल चाहिए, उन्होंने जो है ना सोयाबीन मंगवा लिया। तो अगेंस्ट में जो है उन्होंने कोई ना कोई लाएअमल जो इख्तियार किया। तो आज अगर मुल्क इंडिया जो है अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और उसको ज़रूरत नहीं IMF से कर्ज़ा लेने की, तो उसकी वजह ये कि उन्होंने जो कर्ज़ा जो कमाया वो मुल्क के ऊपर लगाया, जो कमाया वो मुल्क के ऊपर लगाया। हमारी यहाँ जो है लम्हा फ़िक्रिया वो ये है कि हमारी यहाँ जो है वो चीज़ें लगी नहीं, मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगे नहीं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ। तो लाजिमत है मुल्क जो है ख़सारे में आज जो आपको नज़र आ रहा है वो हाल इसीलिए है कि अगर पैसा लिया तो वो कहाँ लगाया वो पूछा नहीं किसी से। जब किसी भी मुल्क में चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो वो मुल्क जो है तरक्की नहीं करेगा, वो जो है खसारे में जाएगा। दोस्तों आपने देखा कि IMF की जो टीम आना थी, कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान एक वफ़द आना था IMF का, वो नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं आ रहे। तो दुआ में जो है उनसे जो है मीटिंग कॉल की कि भाई दुआ में शायद हो सकता है कि वहाँ मुलाकात हो जाए। तो उन्होंने भी यही शर्त रखी कि भाई जब तक कि आप जो है अपना सब्सिडी को ख़त्म नहीं करेंगे, पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ाएंगे, तो हम नहीं आएंगे। तो मकसद कहने का ये है कि गवर्नमेंट जो है कब तक जो है ना ये सब्सिडी देती रहेगी, और आवाम को जो है वक्ती तौर पर तो रिलीफ मिल जाएगा, आटा चीनी दाल में और पेट्रोल में जो है वक्ती तौर पर रिलीफ मिल जाएगा कि ठीक है जी ये जो है ना गवर्नमेंट का पैसा सब्सिडी की सूरत में जो है दे रहे हैं और आवाम को जो है थोड़ा बहुत रिलीफ मिला है, महंगाई नहीं हो रही। लेकिन अचानक से जब महंगाई हो जाएगी तो फिर हम लोगों के ऊपर जो गरीब गुरबा हैं, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनके लिए बड़ा एक मसला, एक बहुत बड़ा जो है समंदर की तरह जो है ना एक तूफ़ान आ जाएगा कि भाई जो है ना ये तो एकदम जो है इन्होंने आके तो जो है ना बड़ा महंगाई कर दी, ये कर दी। तो गवर्नमेंट इस डर के मारे महंगाई नहीं कर रही कि भाई पेट्रोल के रेट नहीं बढ़ा रही, सब्सिडी ख़त्म नहीं कर रही कि भाई आवाम जो है चीखेगी। तो हम सबको मिलकर जो है गवर्नमेंट को जो है एतमाद में लेना चाहिए कि एक आदमी कोई कुछ तो कर रहा है ना, अगर कुछ कर रहा है तो उसको डिलीवर तो करने दो, एक टाइम तो लेने दो। तो अपोजिशन का काम भी ये है कि भाई मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क को आगे चलाने के लिए अपोजिशन को मिलकर जो है गवर्नमेंट के साथ जो है कुछ ऐसे इकदाम करने चाहिए कि जिससे कि मुल्क में जो है फ़ायदा हो, बजाय इसके कि हम लोग अपनी अपनी वाह कराने के चक्करों में जो है मुल्क का जो है सत्यानाश हो जाए। ये अच्छी बात नहीं है। होना ये चाहिए कि मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क को बचाने के लिए आप लोगों को अलग अलग अपना अहम किरदार अदा करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, मुल्क की सपोर्ट करें, अगर आप जो है मिल ऑनर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कुछ ऐसे इदारे बनाएं, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे जिससे कि मुल्क में जो है पैसा है। और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, बड़े बड़े जो है ऑनर बैठे हुए हैं कि जो इस तरह का किरदार अदा कर सकते हैं। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ कि जो मिल ऑनर हैं, जैसे जो सेठ हैं, जैसे कि मंशा जी हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो यहाँ पर जो है बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं, जिनकी के जो है ना फ़ॉरेन में भी जो है ना बिज़नेस हैं, तो वो यहाँ पर जो है बड़ी अच्छी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ऑटो के हवाले से या जो है ना अपना एग्रीकल्चर के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि ऐसे किसान भाई जिनको के पैसों की नीड होती है, उनको बीज जो है फ्री में तकसीम किया जाए, यानी कि थोड़े कम पैसों में उनको सहूलत दे दी जाए, कर्ज़े की सहूलत दे दी जाए कि ठीक है ये आप थोड़े अरसे के बाद जो है पैसे दे दीजिएगा, आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है गंदम उगाएँ या सोयाबीन उगाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम कर सकते हैं, और बहुत अशद ज़रूरत है पॉलिसी मेकर की, जो कि जो है ना हमारे मुल्क को जो है ना चार चांद लगा दें। ऐसे लोग जो पॉलिसी बनाकर जो है ना उसके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट करवाते हैं, तो वही लोग जो है मुल्क को इस खसारे से जो निकाल सकते हैं। अभी भी हमारे पास टाइम है कि अगर आज हमने ये नहीं किया तो डूब जाएंगे। हर बंदे का, हर मुल्क में रहने वाले, भले वो बच्चा हो या बड़ा, सबका एक अहम किरदार होना चाहिए, और ऐसा मैसेज
अप्लाई करें कि जिससे कि मुल्क में चार चांद लग जाएं। और लाजिमी बात है कि जब तक हम करेंगे नहीं और तो उस पर अमल नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है खसारे से बाहर नहीं आ सकता। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और चलते चलते मेरे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का बेरहमी से प्यार करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आने वाली तमाम तक वीडियो ताकि आप तक पहुँचती रहें। और मेरा ये रिएक्शन कैसा रहा इस पर कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।